प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मौर्य साम्राज्य की स्थापना एवं चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में पढ़ेंगे। वायु पुराण में कहा गया है कि ब्राह्मण कौटिल्य नव नंदों का नाश करेगा। कौटिल्य ही चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक करेगा। प्राय प्रतिभाशाली सशक्त व्यक्तियों ने इतिहास में क्रांतिकारी परिवर्तन कर उसकी गतिविधि को बदला है। जिन दो प्रतिभा संपन्न एवं दूरदर्शी व्यक्तियों ने नंदवंश को समूल उखाड़ने एवं मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, वे थे चाणक्य और चंद्रगुप्त। चाणक्य छोटे छोटे राज्यों को समाप्त कर एक संगठित एवं केंद्रित साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। डॉक्टर डी कौशाम्बी की मान्यता है कि सिकंदर के उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण का अप्रत्याशित एवं अविलंब परिणाम यह हुआ कि इससे संपूर्ण देश पर मौर्यों की विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। इससे पंजाब में निवास करने वाली आयुधजीवी जनजातियों को पर्याप्त शक्तिहीन कर दिया एवं चंद्रगुप्त को पंजाब पर अधिकार करने में कोई विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। गंगा घाटी के बहुसंख्यक भाग पर नंदों का अधिकार था, जो जनता में अधिक लोकप्रिय नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं चंद्रगुप्त ने सिकंदर से मुलाकात कर मगध पर आक्रमण करने की भी सलाह दी थी। सिकंदर के पलायन के बाद चंद्रगुप्त एवं चाणक्य द्वारा भारत के यूनानी क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित करना बहुत कठिन कार्य नहीं रह गया था। प्राय प्रत्येक भारतीय साक्ष्य यह मत रखता है कि चंद्रगुप्त ने तक्षशिला निवासी चाणक्य नामक ब्राह्मण, जिसे विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, की सहायता से मगध के सिंहासन पर अधिकार किया। चंद्रगुप्त के वंश एवं जाति के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है। स्पूनर चंद्रगुप्त कालीन भारत एवं फारस की कतिपय सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक प्रथाओं में साम्यता के आधार पर मौर्यों को पारसिक मानते हैं। स्पूनर का मत आज अधिकांश विद्वानों द्वारा स्वीकार्य नहीं है। दूसरा मत ब्राह्मण साहित्य, जिसमें पुराण रत्नगर्भ की विष्णु पुराण पर टीका, मुद्रा राक्षस पर ढूंढीराज की टीका, कथा सरित सागर एवं बृहत कथा मंजरी के आधार पर मौर्यों को शूद्र माना गया है। तीसरे मत में बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य आते हैं, जो मौर्यों को क्षत्रिय मानते हैं। ब्राह्मण साहित्य में मौर्यों को शूद्र मानने का संभावित कारण यह हो सकता है कि मौर्य ब्राह्मण धर्मावलंबी नहीं थे। चंद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि वह जैन था। अशोक बौद्ध को मानते थे और अशोक का वंशज संप्रति भी जैन धर्मानुयायी था। चंद्रगुप्त ने यवन राजकुमारी सेल्यूकस की पुत्री से विवाह किया, अतः ब्राह्मण व्यवस्थापकों एवं परंपरावादी लेखकों ने मौर्यों को व्रात्य अर्थात वैदिक धर्म से पतित एवं वृषल अर्थात शूद्र घोषित कर दिया। हेमचंद्र राय चौधरी, राजबली पांडे एवं आर.एस. त्रिपाठी आदि अनेक विद्वान मौर्यों को क्षत्रिय स्वीकार करते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका प्राचीनतम उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में प्राप्त होता है। यूनानी लेखकों के विवरण में चंद्रगुप्त के भिन्न भिन्न रूपांतर प्राप्त होते हैं। स्ट्रैबो, एरियन एवं जस्टिन ने इसे सेंड्रोकोटस कहा, वहीं एपियन और प्लूटार्क ने इसे एंड्रोकोटस कहा, जबकि फिलार्कस ने इसे सेंड्रोकोप्टस के नाम से पुकारा है। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सन 1793 ईस्वी में उपयुक्त सभी नामों का समीकरण भारतीय इतिहास में उल्लिखित चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन के विषय में प्रामाणिक तथ्य ज्ञात नहीं है। महावंश टीका से
ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त के पिता मौर्य नगर के राजा थे, जो एक राजा के द्वारा मौर्य नगर पर आक्रमण के समय मारे गए। उस समय चंद्रगुप्त अपनी माता के गर्भ में थे। चंद्रगुप्त की माता अपने भाई के पास पुष्यपुर अर्थात पाटलिपुत्र चली गई। वहीं पर बालक चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। जन्म के बाद उसे एक स्थान पर फेंक दिया गया। तब एक चंद नामक वृषभ ने उसकी रक्षा की। तभी से इस बालक का नाम चंद्रगुप्त अर्थात चंद्र द्वारा रक्षित पड़ा। आगे चलकर चंद्रगुप्त नामक इस बालक को एक गोपालक ने खरीद लिया और गोपालक ने इसे एक शिकारी के हाथों बेच दिया। बालक चंद्रगुप्त शिकारी के गांव में एक दिन राजकीलम खेल खेल रहा था। इस खेल में वह स्वयं राजा बनता तथा अपने मित्रों को अन्य पद देकर न्याय का कार्य करता था। चाणक्य ने एक बार उसके इस खेल को देखा। वह बालक चंद्रगुप्त की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुआ और शिकारी से बालक को खरीद लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की शिक्षा दीक्षा का तक्षशिला में पर्याप्त प्रबंध किया। महावंश टीका में उल्लेख मिलता है कि पाटलिपुत्र में धनानंद की एक दानशाला थी, जिसका अध्यक्ष कोई ब्राह्मण होता था। अपनी विद्वता एवं शास्त्रार्थ कौशल के कारण चाणक्य इस दानशाला के अध्यक्ष पद पर आसीन हो गया था। नंदराज चाणक्य की कुरूपता एवं उद्दंडता से नाराज हो गया और उसने उसे इस पद से हटा दिया। इस पर क्रुद्ध होकर अपमानित चाणक्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंकने की प्रतिज्ञा ली और एक आजीवक साधु के वेश में वहां से भाग निकला। नंदराज द्वारा चाणक्य के अपमान एवं चाणक्य द्वारा नंद वंश के समूल नाश करने की प्रतिज्ञा की घटना का उल्लेख कथा सरित सागर एवं मुद्रा राक्षस में भी हुआ है। मगध नरेश धनानंद अपनी विशाल सेना और विपुल धन संपदा के कारण बहुत मजबूत स्थिति में था, लेकिन जनता पर डाले गए करों के अतिरिक्त बोझ एवं अत्याचारपूर्ण शासन के कारण उसे जनता का नैतिक समर्थन प्राप्त नहीं था। धनानंद के विरुद्ध संघर्ष में चंद्रगुप्त को सैनिक तत्वों की अपेक्षा नैतिक तत्वों से अधिक सहायता मिली होगी। नंद राजा को हरा पाना कोई आसान काम नहीं था। महावंश टीका एवं परिशिष्ट पर्वन से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त एवं चाणक्य के आरंभिक आक्रमण असफल रहे। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने सिकंदर से भी मुलाकात की थी। चंद्रगुप्त की निर्भीकता एवं स्पष्टवादिता से नाखुश होकर सिकंदर ने उसका वध करने का आदेश भी दिया, किंतु किसी तरह से चंद्रगुप्त वहां से बच निकला। सिकंदर के वापस जाने के बाद चंद्रगुप्त एवं चाणक्य ने पंजाब की आयुधजीवी जातियों से मिलकर सैनिकों की भर्ती की और विदेशी यूनानियों को भारत से खदेड़ने का आदर्श भी जनता के समक्ष रखा। इस कार्य में उन्हें पहाड़ी शासक पर्वतक से भी पर्याप्त सहयोग मिला। चाणक्य और चंद्रगुप्त की सेना ने मगध राज्यों के मध्य में गांवों एवं नगरों पर आक्रमण कर दिया। इससे जनता इनके विरुद्ध सामूहिक रूप से उठ खड़ी हुई और सेना को घेर कर नष्ट कर दिया। जब चाणक्य और चंद्रगुप्त छुपते छुपते जान बचाकर भाग रहे थे, तब एक घर में एक माता का संवाद सुना, जो अपने पुत्र को यह बता रही थी कि गरम चपाती खाने से उसके हाथ इसलिए जल रहे हैं क्योंकि वह किनारों को छोड़कर मध्य में से रोटी तोड़कर खा रहा है। जैसे चाणक्य और चंद्रगुप्त ने सीमावर्ती क्षेत्रों को जीते बिना मध्य में आक्रमण कर जनता को विरोध में कर लिया है। यह संवाद सुनकर चाणक्य और चंद्रगुप्त को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पुनः सेना संगठित कर सीमांत प्रदेशों से अपना
विजय अभियान आरंभ किया। सिकंदर की वापसी पर यूनानियों का प्रभुत्व भारत से धीरे धीरे समाप्त होने लगा। सिकंदर के समय ही उसके दो गवर्नरों फिलिप्स एवं निकेटर की हत्या कर दी गई। इससे भारत के यूनानी क्षेत्र में अशांति पैदा हो गई। चाणक्य एवं चंद्रगुप्त ने इस अवसर का लाभ उठाकर सेना को संगठित किया। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों में साम्राज्य विभाजन के लिए संघर्ष हो गया, जिससे पंजाब सिंध क्षेत्र में यूनानियों की शक्ति को काफी धक्का लगा। इससे चंद्रगुप्त और चाणक्य का कार्य आसान हो गया और उन्होंने विदेशियों को भारत से खदेड़ दिया। संभवतः चंद्रगुप्त ने पंजाब पर 322-321 ईसा पूर्व तक अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस बात की पुष्टि जस्टिन के लेखों से भी होती है। वह लिखता है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपने आप को दास्ता की जंजीरों से मुक्त करवा लिया और उसके गवर्नरों का वध कर दिया। इस स्वतंत्रता संग्राम का नायक सेंड्रोकोटस था। सिंधु पंजाब क्षेत्र से यूनानी प्रभुत्व के अंत की पुष्टि ट्रिपेरिडिसस की संधि से भी होती है। सिकंदर की मृत्यु के बाद साम्राज्य विभाजन के लिए हुए गृह युद्ध के बाद साम्राज्य विभाजन को निश्चित करने के लिए सेनापतियों के मध्य दो संधियां हुई। प्रथम बेबीलोन की संधि जो 323 ईसा पूर्व में हुई, दूसरी ट्रिपेरिडिसस की संधि जो 321 ईसा पूर्व में हुई। दूसरी संधि के द्वारा सिंध क्षेत्र से यूनानी क्षत्रप पैथन को वहां से हटा लिया गया और किसी अन्य की नियुक्ति वहां पर नहीं की गई। इस संधि में सिंधु नदी के पूर्वी भारत का कोई भी भाग यूनानी साम्राज्य का अंग नहीं माना गया। इससे स्पष्ट है कि 321 ईसा पूर्व तक भारतवर्ष में यूनानी साम्राज्य का अंत हो चुका था। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि चंद्रगुप्त ने पंजाब विजय का कार्य 317 ईसा पूर्व में किया था, क्योंकि इस समय सिकंदर का एकमात्र सेनापति यूडीमस भारत में था तथा 317 ईसा पूर्व में वह भी भारत छोड़कर यूनान लौट गया था।